इन फिनेंस हम लोग कभी भी एंट्री तब करते हैं जब हमारा ट्रांजैक्शंस आउटसाइडर के साथ हो, लाइक परचेज, सेल्स, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, कुछ भी होता है। वन पार्टी इज बिजनेस इटसेल्फ एंड अदर पार्टीज आर आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में आउटसाइडर के साथ होता ही होता है, आउटसाइडर के साथ होता ही होता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी एंट्री पास करना होता है। मतलब सर, हाँ, अगर गुड्स का मूवमेंट अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह करा दें, उस मूवमेंट का भी एंट्री करना पड़ेगा। फिनेंस में क्या होता है, बाहर वाले के साथ अगर हम करते हैं तभी हमारा क्या होगा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी एंट्री हमें पास करना पड़ता है, हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। बाहर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने गुड्स बेचा तो एंट्री करेंगे, सेल्स किया तो एंट्री करेंगे, और कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। इसे मेंटेन करने का दो तरीका है। पहला तरीका है नॉन इंटीग्रेटेड, दूसरा तरीका है इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मीन्स you need to record two set of books, one for costing records, another one for finance records। एक हम लोग कॉस्टिंग के लिए करते हैं तो दूसरा हम लोग किसके लिए करते हैं, फिनेंस के लिए करते हैं। ऐसे अगर दो बार सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड, मतलब कॉस्टिंग का करो, दोनों में जो कॉमन है कोई एक एंट्री पास करो, और जो फिनेंस का वो भी करो। मतलब कॉस्टिंग और फिनेंस दोनों को एक साथ कर लो, और दोनों बुक अलग होगा तो कॉस्टिंग रिलेटेड ऑल कॉस्टिंग एंट्री, फिनेंस रिलेटेड ऑल फिनेंस एंट्री। मतलब कोई कोई एंट्री डबल भी हो सकता है, वहां हो गया, वहां हो गया। तो जब कभी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस को समझोगे तो पता चलेगा जो पहले मटेरियल खरीदते हो वो मटेरियल आकर ही सीधा प्रोडक्शन में नहीं चला जाता। फैक्ट्री के केस में एक प्रोडक्शन फ्लोर का कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट मतलब जैसे देखो, तुम्हारे घर पे जो चावल दाल जो भी आया हुआ है, जो भी राशन है, वो डेली खाना बनने के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि वो तुम रखे हो उसे, वो स्टोर हो गया। घर में जो भी बड़े डब्बे में रखा हुआ वो क्या है, स्टोर है। अब जब घर पे खाना बनाया जाता है तब उससे कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, निकाल कर किचन में लाया जा रहा है। जब तुम उसे किचन में ला रहे हो, एंड किचन इज व्हाट, लाइक योर किचन इज द प्रोडक्शन फ्लोर। किचन क्या है, तो जब वो वहां आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्शन में यूज हो गया। सिमिलरली मान लो ये मेरा फैक्ट्री होता, ये वाला एरिया उधर में सामान रखते हैं और ये वाला एरिया में कुछ बनाते हैं। तो जब तक सामान वहां है तब तक वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तब तक वो स्टोर है। वहां से सामान यहाँ रखे, इसका मतलब ये प्रोडक्ट। सर मतलब सामान बदल देने से हो गया, कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्शन के लिए वहां से बोलेंगे लाओ अब इसका केक बनाना है, बिस्किट बनाना है, पेस्ट्री बनाना है, जो कुछ भी अगर बनाना है अब लेकर आओ, मतलब वो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो कि मैंने 100 किलो आटा खरीदा और अभी 20 किलो आटा का ही, मैदा का ही क्या बनने वाला, बिस्किट, तो मैं 100 किलो मैदा का दाम थोड़ी लूंगा, मुझे तो 20 kg का ही लेना होगा। सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, 20 kg का ही सिर्फ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले माल कहां पर आ गया, स्टोर में, स्टोर में माल रखे। वैसे ही पहले में वेजेस का पेमेंट करना होता है, वैसे ही ओवरहेड का खर्चा होता है। और अब जो स्टोर का माल है वो कहां भेजेंगे, प्रोडक्शन फ्लोर पे। प्रोडक्शन फ्लोर पे जाने से ही क्या माल बनकर रेडी हो जाएगा, नो। क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा, मींस दैट इज द WIP फेज। प्रोडक्शन में क्या होगा, WIP फेज, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनिश गुड्स के बाद वो कहां चला जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। अभी हम लोग सेपरेट सेटअप एंट्री की बात करते हैं। जब मटेरियल खरीदेंगे, मटेरियल क्या करेंगे, खरीदेंगे, जब अपने लोग मटेरियल खरीदेंगे तो सबसे पहले मटेरियल कहाँ आएगा, स्टोर में आएगा।
मटेरियल खरीदने का जर्नल एंट्री क्या होता है? नॉर्मल पहले बताऊं, कॉस्टिंग का मैं बता दूंगा। मटेरियल खरीदने का जर्नल एंट्री क्या होता है? कोई भी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये फाइनेंस में बोलते हैं। कॉस्टिंग में जब मटेरियल खरीदेंगे तो माल कहाँ आएगा? स्टोर में। उसका नाम बोलेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो कॉस्ट लेजर है, वहां कोई पार्टी का नाम नहीं होगा, बल्कि उसे हम लोग कॉस्ट लेजर बोलेंगे। क्यों? पार्टी का नाम रिकॉर्ड करना इज व्हाट? फाइनेंस का पार्ट है भैया, पेमेंट करना है कि नहीं करना है। कॉस्टिंग में माल आया तो उसे हम लोग कहां भेज दिए? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। शॉर्टकट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल को बोला जाता है CLC, और स्टोर लेजर कंट्रोल को बोलेंगे SLC। स्टोर लेजर कंट्रोल मतलब SLC, स्टोर लेजर कंट्रोल। CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल। माल आ गया। जो मटेरियल है, मटेरियल दो काम में यूज हो सकता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हमें पता है कि फैक्ट्री में बनने के लिए भेज दो, जैसे अगर लकड़ी खरीदे हैं, लकड़ी को डायरेक्टली फैक्ट्री में डाल रहा है, फर्नीचर बनेगा, ये उसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है। इनडायरेक्ट कैसे यूज हो सकता है? मतलब वो फैक्ट्री में ना होकर अलग अलग जगह, वो फैक्ट्री में ना होकर अलग अलग जगह हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि मैदा आटा मंगाए हो, अब तुम्हारे यहाँ पे जो वर्कर है, ये खाने के लिए अलग से आटा खरीदोगे क्या? उसी से देंगे ना। इट मीन्स मटेरियल खरीदे बट यूज फॉर इनडायरेक्ट पार्ट, ओवरहेड पार्ट, नॉट द डायरेक्ट। अब मान लो लकड़ी खरीदे, लकड़ी से हम फर्नीचर नहीं बना रहे, कुछ और करवा रहे, ओवरहेड पार्ट है, तो उसका यूजेस बताता है। देखो एक ही आइटम, वो यूज कहाँ हो रहा है, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि वो क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अकॉर्डिंगली पता चलता है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो अभी ये जो मेरा स्टोर में माल आया, उसका नाम हो गया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, है ना, डिपार्टमेंटल है ना, अबरार का नहीं है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अब यहां से माल दो जगह जाएगा, या तो वो प्रोडक्शन में जाएगा, कहां जाएगा? प्रोडक्शन में, मतलब माल बनने के लिए जाएगा। अगर वो माल बनने के लिए गया, उसका नाम होगा WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC स्टोर लेजर कंट्रोल। क्यों? स्टोर में माल आया, तब स्टोर का, अभी लिखना मत तुम लोग, स्टोर में माल आया तो स्टोर का वैल्यू बढ़ा हुआ था, अभी वहां से माल गया, स्टोर का वैल्यू घट जाएगा, स्टोर का वैल्यू घट जाएगा। वैसे ही अगर हमारा माल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस कर दे तो हो जाएगा SLC टू WIP। कोई दिक्कत तो बताना। अरे गया तो WIP टू SLC, सर माल बच गया वापस ले आओ। खाना बनाने के लिए चावल निकाले, कम बना, चावल को फिर वापस डब्बे में डालना, रिवर्स एंट्री। और अगर यही स्टोर फैक्ट्री में गया, कहाँ गया, मतलब सॉरी इनडायरेक्ट में गया, ओवरहेड में, यहां नीचे लिखेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, और वापस कर देगा स्टोर लेजर कंट्रोल टू ओवरहेड। इसलिए देखो एरो गया भी है, एरो आया भी है, एरो गया भी है, एरो आया भी है, मतलब माल जा सकता है, रिटर्न आ सकता है, माल जा सकता है, माल रिटर्न आ सकता है। क्लियर है क्या? तो मटेरियल भेजे, यूज नहीं हुआ, रिटर्न टू स्टोर। मटेरियल ओवरहेड के लिए भेजा, यूज नहीं हुआ, रिटर्न टू स्टोर। हो सकता है कि नहीं? अगला, सबसे पहले हमें वेजेस का पेमेंट करना होता है। वेजेस का मतलब वर्कर को पेमेंट, वर्कर को पेमेंट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है? वेजेस टू बैंक। तो यहां पर लिखा जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सर यहां बैंक क्रेडिटर नहीं होता, उसकी जगह पे यहां क्या लिखा जाता है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। समझ में आ रहा है? अब वैसे ही वेजेस का दो यूज है। जैसे वर्कर है, फैक्ट्री में काम किया तो डायरेक्ट वेजेस, हम उसको बोले जा सेल्स का काम करो, माल को यहां से उठा के वहां रख दो, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करो, ऑफिस का साफ सफाई करो, या ऑफिस का काम करो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, मतलब ओवरहेड हो गया। तो वैसे ही वेजेस का दो पार्ट है, या तो वेजेस प्रोडक्शन में जाएगा, या वेजेस ओवरहेड में।
अगर वो प्रोडक्शन में गया तो इसका एंट्री हो जाएगा WIP2 वेज कंट्रोल, ओवरहेड में गया हो जाएगा ओवरहेड कंट्रोल टू वेज। अच्छा, मैं जहां जहां कंट्रोल नहीं लिख रहा हूं मतलब कंट्रोल है, जहां जहां कंट्रोल नहीं लिख रहा हूं मतलब कंट्रोल। अच्छा, मान लो वेजेस ज्यादा हो जाएगा तो उसको वापस कर देगा। कैसे करेगा वापस? जैसे मटेरियल वापस हो गया तो वैसे वेजेस वापस नहीं हो सकता। एरो नहीं दिए तो नहीं होगा, अरे भाई तो गलत भी मेरे से हो सकता है ना। वो वेजेस मतलब वर्कर वापस आएगा कि नहीं आएगा? वेजेस एक्सेस चला जाएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आ सकता? तो वेजेस का पेमेंट किया आया है, एक्सेस हो जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा। और बोलो। हाँ, लेकिन एक्सेस वेजेस भेज दिए, मटेरियल एक्सेस दिए, यूज नहीं हुआ। सर वेजेस स्टोर नहीं कर सकते। वेजेस स्टोर कर सकते हैं क्या? मतलब वर्कर को बोलो कि भैया आज तुम दिन भर खाओ पियो आराम करो, कल डबल काम कर देना, हो जाएगा क्या? आज तुमको दिन भर बोलेंगे मत पढ़ो, कल डबल पढ़ लेना, हो जाएगा क्या? आज 8 घंटा पढ़ते हो और ऐसा करके 3 दिन तुमको छुट्टी दे देंगे, बोलेंगे 24 घंटे एक ही दिन पढ़ लेना, पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब वेजेस एक बार गया, लैप्स हो गया तो गया, बट मटेरियल वैसा नहीं है, नहीं यूज हुआ रख दो ना, कल यूज हो जाएगा। वर्कर को आज रख दोगे तो कल यूज कर पाओगे क्या? इसीलिए रिवर्सल का एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। रिवर्सल पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली? अब समझ में है क्यों? ये नहीं कि पैसा बाद में देते, अरे पैसा बाद में दे या पहले दे, मटेरियल का पेमेंट अभी मैं उधारी में काम कराते तो वेजेस आउटस्टैंडिंग होगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वेजेस रिवर्सल पॉसिबल है नहीं। अब तुम फैक्ट्री में भेज दिया, वेजेस बैठा हुआ, सर काम नहीं हुआ, तो बोलेगा ठीक है वापस ले आओ स्टोर में रख दो, ऐसा होगा क्या? गया तो गया, तुम उसका यूज नहीं किए, परमानेंटली लैप्स। परमानेंटली क्या हो जाएगा? लैप्स। देयर इज नो रिवर्सल बेटा, देयर इज नो रिवर्सल, रिवर्स नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है तो ओवरहेड, या तो ओवरहेड का काम करा लो या फिर WIP में चला गया। वैसे ही ओवरहेड में पैसा कहां से आया? इनडायरेक्ट मटेरियल का ओवरहेड, वेजेस का इनडायरेक्ट वेजेस ओवरहेड में आया। अच्छा, ऐसा जरूरी थोड़े है कि या तो मटेरियल और वेजेस मिलकर ही ओवरहेड होता, अरे ओवरहेड का अपना भी तो खर्चा होगा, सुपरवाइजर सैलरी, रेंट, रेट्स, मतलब सेलिंग, जितना भी खर्चा है बेटा। ओवरहेड में सिर्फ लिखा हूं ओवरहेड, बट देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ओवरहेड होता है। श्रुति बताओ क्या क्या ओवरहेड का कैटेगरी है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेल्स, सेल्स मीन सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जनरली हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग ओवरहेड का पहले हम लोग कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, तो मेरे लिए हो जाएगा ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ओवरहेड में पैसा जमा हो गया, मतलब मटेरियल का, वेजेस का, डायरेक्ट। अब मैं फिर क्या बोला, ये ओवरहेड अलग अलग है, मतलब हो सकता है कि उस ओवरहेड का यूज अगर फैक्ट्री में होगा तो इसका नाम हो जाएगा WIP2 ओवरहेड। अगर ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में गया तो उसका नाम हो जाएगा FG2 ओवरहेड। अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में गया तो COGS तो ओवरहेड। अरे भाई ओवरहेड, अच्छा मैं सिर्फ ओवर लिख रहा हूं, तो बाद में हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, बाद में हम लोग लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। तो ओवरहेड मतलब ओवरहेड, अलग अलग जगह एरो बनाया हूं, कहीं भी जा सकता है ओवरहेड, जहां का खर्चा रहेगा वहां जाएगा, जहां का खर्चा रहेगा वहां जाएगा। अब WIP में माल आ गया, WIP में जो भी सामान बन जाता है वो कहां जाता है? फिनिश गुड। तो अगला एंट्री होगा FG2 WIP। अच्छा, FG में जो सामान बन जाता है वो कहां जाता है? COGS टू FG। अब अगर तुम लोग एंट्री की बात करोगे, वैसे ही बेटा स्टोर में माल आया तो स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये आने का हुआ, वैसे वापस भी हो जाएगा, वापस हो जाएगा तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो दो एंट्री यहां, दो एंट्री यहां, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
14 एंट्री को मैंने डायग्राम में समझाया। अब यही अगर मैं तुम्हें 14 एंट्री लिख कर देता तो फिर तुम्हें तकलीफ होता कि सर एंट्री याद नहीं हो रहा है, और एंट्री में थोड़ा गलती करोगे तो कहानी कहीं और से और चला जाएगा। ये 14 एंट्री को अगर डायग्राम में तुम लोग फिक्स कर लो कि सर एंट्री का फेज क्या है, तो तुम लोग जर्नल एंट्री इजिली याद रख पाओ। ये हुआ मेरा वर्किंग पार्ट, इसे अभी नोट करने के लिए देंगे, थोड़ा सा वेट करो। एंड दिस इज द बुक पार्ट। जब बुक में आएंगे दैट इज द कॉस्ट बुक कीपिंग। यू नो दैट का बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, टू रिकॉर्ड द मतलब तुम्हारा एंट्रीज और ट्रांजेक्शन। अब हमारे पास दो तरह के एंट्रीज होते हैं, इंट्रीगल एंड नॉन इंट्रीगल। मैंने बताया अंडर द नॉन इंट्रीगल वी सेपरेट लेजर मेंटेन करते हैं, कॉस्ट के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग। एनालॉग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द डबल एंट्री, ऑब्वियसली डबल एंट्री पे हुआ ना, समथिंग डेबिट देन समथिंग क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम है। एंड प्रिंसिपल लेजर ऑफ नॉन इंट्रीगल, जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड्स। हम लोगों ने देखा वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारा ओवरहेड भाई हम लोगों ने देख चुका है। कहाँ? मटेरियल में, मींस कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में, नॉट मटेरियल, कॉस्ट शीट में। अभी देखो तुम्हारे पास जर्नल एंट्रीज है, जस्ट ये जर्नल एंट्री मैं एक बार रीड करता हूं एंड तुम लोग इमेजिन करो जो डायग्राम बनाए हो। तो तुम्हारे पास डायग्राम है। फर्स्ट एंट्री है मटेरियल परचेज, क्या लिखेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, उसका नाम हम लोग दे रहे हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्या नाम दे रहे हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अगला बोला मटेरियल चला गया स्पेशल जॉब, तो देख लो WIP टू वर्क मतलब कॉस्ट स्टोर लेजर कंट्रोल। क्या लिखा? अच्छा नहीं, अगर मटेरियल हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री में खरीदे, स्टोर में लाए ही नहीं, तो WIP टू मतलब एक एंट्री इसमें और हम लोग समझ सकते हैं कि सर मटेरियल डायरेक्ट यहीं खरीदा के आ गया, तो WIP टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। जनरल का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर कंट्रोल, दोनों का डेफिनेशन एक ही रहेगा। अब अगला देख रहे हो, अगर मटेरियल प्रोडक्शन में गया तो वर्क इन प्रोग्रेस टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सॉरी स्टोर लेजर कंट्रोल। ओवरहेड में गया तो ओवरहेड टू स्टोर लेजर कंट्रोल। रिटर्न आ गया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर। मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आया तो स्टोर लेजर टू WIP। हम बता चुके हैं। अगर एक जॉब से दूसरे जॉब में गया, ये एंट्री में तुमको नहीं लिख कर दिया हूं कि मतलब मान लो जॉब कॉस्ट हो रहा है, मतलब यहां सामान बन रहा है वहां भी बन रहा है, तो यहां का माल हम वहां भिजवा दिए, तो एक हो जाएगा रिसीविंग जॉब टू गिवर्स, मतलब दिस डिपार्टमेंट टू दिस डिपार्टमेंट, जो कि हम लोग डिपार्टमेंटल में पढ़ेंगे या कहीं और पढ़ेंगे। जैसे होता है ना, कोई दवाई की दुकान में गए, उसके पास दवाई नहीं रहेगा, उसी का स्टोर जो दूसरा ब्रांच है वहां दवाई रहेगा, तो वो दवाई तुमको बोलेगा भैया 10 मिनट रुकिए मंगवा देते हैं। वो दवाई का दुकान इस दवाई को सेल करेगा और ये दवाई का दुकान ही तुमको बिल देगा, उसकी दुकान का बिल तुमको नहीं देगा। तो वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ट्रांसफरी टू ट्रांसफेरर, जस्ट इंटरनल इसको छोड़ दो। सैलरी वेजेस पेमेंट करेंगे तो वेजेस टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल। वेजेस क्या है, या तो WIP में जाएगा नहीं तो ओवरहेड में जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ डायरेक्ट वहीं पे मतलब फैक्ट्री में आ गया तो, या ओवरहेड में खर्चा किए तो देख रहे हो ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अभी ये ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, अभी याद करो तुम लोग, कॉस्ट ओवरहेड वहां तुम लोगों को मैंने बताया कि एस्टिमेटेड के साथ एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, इट्स बिकम ओवर एंड अंडर। तो भाई तुम्हारा ओवर अंडर का एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। देखो यहाँ पर बोला रिकॉर्डिंग द फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में माल कहां से आता है? FG टू WIP आता है ना। अगला फिनिश गुड्स कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स। और अल्टीमेट फिनिश गुड्स का जो एंट्रीज है, मतलब फ्रॉम एंट्री नंबर 14 तक हो गया ना, 14 तक सारा डायग्राम का पिक्चर से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आगे का जो स्टोरी है उस डायग्राम के साथ हम लोग अलाइन नहीं किए, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रॉम 15 एंड ऑनवर्ड्स, इसमें भी मैं मार्क कर देता हूं। सिर्फ ये एंट्री तुम्हें अलग से बुक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस डायग्राम को हम आगे तक नहीं खींचे, क्योंकि आगे कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो समझ में नहीं आता, इसलिए डायग्राम वहां पे। देखो पहला क्या है, फिनिश गुड्स कहां जाएगा? तो भाई फिनिश गुड्स जब बन जाएगा तो ये जो हमारा लेजर कॉस्ट लेजर में जमा हो रहा है हर जगह, कॉस्ट लेजर कॉस्ट लेजर कॉस्ट लेजर, ये कॉस्ट लेजर कहां जाएगा? ये कॉस्ट लेजर अल्टीमेट जाएगा कॉस्टिंग PL में। बुक में उस कॉस्ट लेजर का नाम क्या है? जनरल लेजर। क्या नाम है? तो देखो ये जनरल लेजर में, जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिए, सॉरी जनरल लेजर को कहां ट्रांसफर कर दिए? कॉस्टिंग PL। क्यों किए? जनरल लेजर डेबिट क्यों हुआ? सर हर जगह पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो रहा है, हर जगह पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उसे हम लोग क्या कर दिए?
डेबिट। अगला देखो, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रिटर्न, ये तो बहुत इजी है, कॉस्टिंग पीएल में जनरल लेजर एडजस्टमेंट को रिवर्स, मतलब इस चीज का पूरा रिटर्निंग एंट्रीज पास कर दो। अगला देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल कॉस्ट, अभी कॉस्ट ऑफ सेल में एंट्री पास किया ना, तो वो कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में, कॉस्टिंग पीएल में। और रिकॉर्डिंग द अंडर एब्जॉर्प्शन, तो तुम लोग जो मार्क करोगे स्पेशली, वो एक करोगे तुम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन का एंट्री, एक तुम लोग पास करोगे ओवर एब्जॉर्प्शन का एंट्री। एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे याद रखोगे। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या सीखे थे ओवरहेड में, हमको वो बताओ पहले, रवि बताओ क्या सीखे थे। अंडर एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट? अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता था कि मैंने जो एस्टिमेट किया, एक्चुअल में वो खर्चा ज्यादा आ गया, एक्चुअल में वो खर्चा, तो तुमने जो एस्टिमेट किया तो वो अंडर रह गया, तो तुम्हारे हिसाब से खर्चा बढ़ाना है, तो खर्चा, कोई भी चीज का खर्चा बढ़ाएंगे तो कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल को डेबिट करना है, पीएल में और खर्चा बढ़ाना है, तो कॉस्टिंग पीएल टू ओवरहेड, कॉस्टिंग पीएल टू एंट्री क्या हुआ, कॉस्टिंग पीएल में टू, हमें पता है कि पीएल अकाउंट के टू में लिखना मतलब खर्चा लिखना, पीएल अकाउंट के टू में लिखना मतलब खर्चा लिखना, तो क्योंकि मेरा अंडर था तो मैं और खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। ओवर का मतलब क्या था कि मैंने जो एस्टिमेट किया उससे कम खर्चा हुआ, मतलब मैं खर्चा ज्यादा लिख चुका हूं, तो भाई पीएल को बढ़ाओ, खर्चा कम करो या क्रेडिट कर दो, तो अगला एंट्री है ओवरहेड सस्पेंस टू कॉस्टिंग पीएल, पीएल में हो गया क्रेडिट, पीएल में क्या हो गया, क्रेडिट। अब व्हाट एवर दी प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा बेटा, जितना कॉस्टिंग पीएल होगा तुम्हारा जनरल लेजर एडजस्टमेंट का डिफरेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल। तो जो एक्स्ट्रा 6 एंट्री है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंट्री तुम्हें लर्न करना है, जिसमें से एंट्री नंबर 18, एंट्री नंबर 19, भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री नंबर जनरल लेजर टू कॉस्टिंग और कॉस्टिंग टू जनरल लेजर, ये दो दो 4 एंट्री तो इजी है, एक्स्ट्रा तुम्हें 2 एंट्री पे फोकस करना है, 17 एंड 20, जिसको थोड़ा लर्न करना है, जिसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, लर्न करना। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री होगा, बट ये बाद में करना, पहले तुम लोग इस डायग्राम को, जो एंट्रीज है, अब देखो 14 एंट्री के लिए अगर हम एंट्री लिख कर पढ़ेंगे वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे, अब डायग्राम याद रखोगे, एंट्री का फेज कहां है, कब वो एंट्री हमें पास करना है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इजिली मैनेज कर पाओगे। अभी तक जनरेट, मतलब एक बार में लर्न भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि इसका सम्स का 2 पार्ट, अभी ये जो करवा रहे हैं ये कौन सा अकाउंटिंग है, ऊपर लिख देना नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, बिकॉज इसमें कॉस्ट बुक का ही सिर्फ एंट्री बता रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। मैम का डॉक्यूमेंटेशन देख ली क्या क्या है, जो नहीं है उसको मांग लो, तो हम लोग जो चार्ट बनाए थे उससे जो मैच नहीं कर रहे हैं फॉलो अप करके ले लो। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कैश बुक of the Sulekha Limited which follow non-integral system of following transaction। नॉन इंट्रीगल हम लोग कर भी रहे हैं, इंट्रीगल, इंट्रीगल मतलब दोनों का मिक्सर रहेगा, कॉम्बो, हम लोग अभी कॉम्बो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कॉस्ट कर रहे हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम जॉब, इट मींस फैक्ट्री से माल वापस, स्टोर से माल सॉरी प्रोडक्शन से वापस माल स्टोर में आ गया, क्या जर्नल एंट्री है, ना, हाँ, सही से देखो, अरे WIP, वेरी गुड, ये हो जाएगा SLC 2 WIP, वेरी गुड, 50,000। अरे प्रोडक्शन से वापस स्टोर में आया, स्टोर वाला वापस नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन से स्टोर में वापस आया, ठीक है। क्रॉस टोटल वेजेस पेड, हमने जो वेजेस पेड किया उसका जर्नल एंट्री, हाँ चलो करो एंट्री पास करो, वेजेस टू CLC, सारा एंट्री फटाफट फटाफट।
3 4 5 6 है, जो एंट्री नहीं आएगा उसको इग्नोर करना, जो एंट्री कर पाओगे उसको करो। क्या हुआ बेटा? शॉर्टकट भी लिख सकते हो। क्रॉस वेजेस पेड, वेजेस पेड का जनरल एंट्री क्या बोल रहे हो तुम लोग? वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जो पीएफ करेंगे वो भी वेजेस का ही पार्ट है, तो लिखेंगे वेजेस कंट्रोल। लेकिन वो मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो पैसा मैं नहीं रखूंगा, मेरा बल्कि किसको जमा दे देंगे? स्टेट इंश्योरेंस को। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीएफ एंड इंश्योरेंस। कर सकते हैं, अभी अलग अलग करो, बाद में एक साथ कर सकते हो। कर सकते हैं। मतलब एक तरह से वेजेस का टोटल खर्चा हो गया 1 लाख। अब जो पैसा है वेजेस का, 40,000 डायरेक्ट लेबर है, 24,000 रुपया वो फैक्ट्री में जाते हैं, 20,000 रुपया सैलरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं, 16,000 का सैलरी वो सेलिंग में जाता है। तुम चाहो तो 4 1 2 3 4 एंट्री पास करो, या चारों एंट्री को एक साथ करो या अलग अलग। एक साथ करना ही है क्योंकि खर्चा को डालना है। जैसे देखो, वो वेजेस जो डायरेक्ट लेबर में जाएगा उसका नाम होगा WIP कंट्रोल, वो पैसा जो फैक्ट्री में जा रहा है हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। कितना? दूसरा, जो ऑफिस सैलरी ऑफिस स्टाफ है वो 20,000, तो ऑफिस ओवरहेड कितना है? ऑफिस ओवरहेड 16,000 रुपये क्या है? सेलिंग, सेलिंग ओवरहेड कितना? 20,000, 16,000। टू लिखेंगे वेज कंट्रोल, कितना ऐड करके बताऊं? यानी तुम्हारा जो वेजेस 1 लाख का था, वो 1 लाख का वेजेस अपोर्स कर दिए हर डिपार्टमेंट में। ऐसे सिर्फ तीनों का नाम अगर हमें नहीं पता होता तो हम लोग सिर्फ ओवरहेड लिखते। क्या लिखते? ओवरहेड लिखते।
डन। चलो बुक में किया कि एक साथ एंट्री भी डाल सकते हो वेजेस वाला, और इसको कंबाइंड बोलो किया ही है। अच्छा अगला क्वेश्चन ही लेजर का दिया। लेजर का हम लोग अभी नहीं करेंगे, लेजर पार्ट के लिए हम लोग बाद में कोई और सम्स देख रहे हैं जो जनरल एंट्री का हो। खत्म। कम एंट्री दिया जी, मतलब इतना कम एंट्री में प्रैक्टिस कैसे होगा? इसके लिए फिर स्टडी मटेरियल है, हम देंगे। भाई प्रैक्टिस करने के लिए एक ही जैसा सम, जैसे अभी डिपार्टमेंटल के दिए ना, एक ही जैसा सम बहुत सारा चाहिए, तब जाके प्रैक्टिस हो पाएगा ना। और एटलीस्ट कम से कम 2-3 एक नेचर का मिल जाए। अभी वही सेम चीज हम जस्ट दिखाना चाहते हैं सीएमए के बुक में है कि नहीं, मतलब सीए के बुक से जनरल एंट्री बेस्ड। हाँ कॉस्टिंग 7 में है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर में जब जाओगे तो नॉन इंट्रीगल, और देख रहे हो इंट्रीगल एंड देन रिकॉन्सिलेशन। नॉन इंट्रीगल स्टार्ट होगा, फिर से वही सारा चीज है। और यहाँ पर भी सारा जितने भी लेजर है, सारे लेजर्स का नाम लिखा है। और एंड में जाकर जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज के लिए ये लोग अपने मर्जी से एक इलस्ट्रेशन बना के दिखाया है कि हम इसका ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे वाले में जनरल लेजर ओवरहेड लिखा था ना, इसके लोगों का कॉस्ट लेजर कंट्रोल लिखा है ना, मैं क्या बोला दोनों होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में है ना। सीए के बुक में उसी का नाम क्या है, अभी वेजेस का पेमेंट का तो वही एंट्री होता है, तो मटेरियल में भी वही लिखा होगा। जब मटेरियल हम लोग खरीदेंगे तो मटेरियल के लिए कहाँ है, परचेज और मटेरियल, ये जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है ना, परचेज कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो हर जगह पे एंट्री एक ही रहेगा, दोनों में नाम अलग है, एक जनरल है कि। अब देखो ये लोग भी एक डायग्राम बना के दिखाया कि कौन कैसे मूव करेगा, इसी का मैंने जस्ट चार्ट बनाया, वो जो डायग्राम बनाया ऐसा चार्ट, ताकि तुम लोग जनरल एंट्री को इजिली मैनेज कर पाओ। इसका पहला क्वेश्चन ही लेजर से है, हमको चाहिए जनरल एंट्री। नहीं ना बेटा, हाँ इसका जनरल, लेजर पास किया ना, ये भी लेजर है, जर्नल पे तो काम करना है एक बार। मम्मी तो उसमें देखो तो कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब है क्या, देखो ये रहा जनरल है ये। ये रहा जनरल एंट्री, पहले एक बार। हाँ और पहले जर्नल एंट्री तो कोशिश करेंगे, फिर तो लेजर, लेजर तो इसके बाद करना ही है। ये रहा जर्नल एंट्री, तो पास कीजिए। जिस एंट्री में जैसे मार्क कर सकते हैं। हमें तो वहां पे मिला था कॉस्ट बुक कीपिंग वाला, का नाम देखो कुछ और है क्या, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल परचेस का जर्नल एंट्री लिखोगे स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये हो गया 2 लाख रुपया। अगर किए हो तो सही एंट्री मारना, एसएलसी टू सीएलसी। अगला बोला है रेट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर लेजर कंट्रोल, 1.5 लाख, ये हो। अगला लिखा है वेजेस पेड 1,20,000, तो इसका एंट्री पहले करो। वेजेस पेड का वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी हो गया। आगे बोल रहा है 30% इनडायरेक्ट है, और देख रहे हो वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, तो 1,20,000 का 30% कितना होगा, 1,20,000 में 36,000 घटाओ कितना आएगा। इसका मतलब ये एंट्री अगर कार्ड भी दिया रहता तो भी हमें समझ में आ जाता कि अगर 30% इनडायरेक्ट है तो 70% 70% क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अगर ये कार्ड भी देता, मैं बोल रहा हूँ मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसका मतलब पहला एंट्री होगा वेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कोई दिक्कत है क्या। फर्स्ट एंट्री वेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, खत्म। दूसरा पार्ट में जो डायरेक्ट जाएगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट, और जो अलग जा रहा है उसका नाम लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल। तो डेबिट में जाएगा 84, डेबिट में जाएगा 36,
और 2 वेज कंट्रोल क्रेडिट में जाएगा 1,20,000 एज अ होल, 1,20,000 एज अ होल। हो गया? हाँ, फर्स्ट एंट्री मैंने बोला था वेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल 1,20,000, वो एंट्री डन है, बहुत बढ़िया, टिक मार लो। अब मैं सेकेंड एंट्री बोल रहा हूं WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिर मैं बोला फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री दोनों एंट्री साथ में ही करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल, टू वेज कंट्रोल, वेज कंट्रोल में 1,20,000, WIP में 84 और फैक्ट्री ओवरहेड में 36 और 36 हो गया। अब सुनो इधर, तुम चाहो तो दो एंट्री भी कर सकते हो, पहला करोगे WIP टू वेज कंट्रोल 84, दूसरा एंट्री करोगे फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल, तो भी चलेगा। अगला, अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंकर्ड हुआ तो लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। हाँ हाँ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है तो हाँ बेटा, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैन्युफैक्चरिंग का नाम ही बदल दो, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC 84, फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC, फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली हमने फैक्ट्री के लिए खर्चा किया। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से मतलब फैक्ट्री से WIP में कितना जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का 92,000, अगला एंट्री पास करो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, 92,000 का एंट्री होगा WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड। अगला बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हमने पहले खर्चा किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहां जाएगा डायरेक्टली, मतलब क्योंकि ऊपर में हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस था, लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस को मैंने क्या लिखवा दिया तुम लोगों को फैक्ट्री, लेकिन वो फैक्ट्री तो गलत हो गया ना, का नाम होना चाहिए ओवरहेड, क्या नाम होना चाहिए, लेकिन ये कुछ बोला नहीं है, क्या कर सकते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अच्छा सेलिंग का डायरेक्ट खर्चा हम लोग कहाँ पे डालते हैं, इसका एक एंट्री करो, और ट्रांसफर में कुछ बोला नहीं है तो दोनों एंट्री सेम करेंगे, पहला एंट्री पास करो सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, पहला एंट्री होगा सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, फर्स्ट एंट्री इज सेलिंग ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कर लिया। अच्छा, इसका दूसरा एंट्री पास करो, सेलिंग कहां जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में, देखो कॉस्ट ऑफ सेल टू, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेलिंग ओवरहेड, फिर से 20,000, फिर से 20,000, फिर से कितना करेंगे 20,000, और फिनिश गुड्स में माल कहां से आता है, फिनिश गुड से माल कहां से आता है WIP से, वेरी गुड, देखो FG अकाउंट फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। अभी क्लोजिंग स्टॉक का कुछ नहीं करेंगे, रिसीव फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल है, सेल का एंट्री पास करेंगे, सेल का एंट्री पास करेंगे, तो सेल का एंट्री पास कितना करेंगे 2,90,000, तो लिखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL। आगे देखो इधर एक एंट्री तुम लोग नहीं लिखे थे याद है, बोले कि नीचे वाला कर लेना बेटा, और एक हम लोग ट्रांसफर एंट्री है ना, सेल्स का एंट्री कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो हम लोग अगर सेल्स करेंगे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL, ये एंट्री तुम लोग लिखा नहीं था, मतलब वहां था नहीं, और बाकी वाला एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं एज बिकॉज फिनेंशियल नेचर में, किस नेचर का है इसलिए नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि वो फिनेंशियल नेचर का इसलिए हम लोग को नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत।
देखो कोई दिक्कत? तो दिस इज द जर्नल एंट्री पार्ट। अब देखो जर्नल एंट्री जिसका मजबूत होगा, लेजर में क्या दिक्कत आएगा? अभी तुम जिसका जर्नल एंट्री की हो, जैसे पहला जर्नल एंट्री क्या की हो, स्टोर लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो एक तो खोलेंगे स्टोर का लेजर, एक तो खोलेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल। स्टोर लेजर में लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में लिखेंगे बाय स्टोर लेजर कंट्रोल। हर एंट्रीज का डबल एंट्री, मतलब नॉर्मल जो अकाउंटिंग जानते हैं, ट्रांसफर करेंगे, लेजर अपने आप बनेगा। अब लेजर का बैलेंसिंग करेंगे, सीडीवीडी बैलेंस, इसका जो लेजर पार्ट है वो नेक्स्ट दिन करेंगे, और उसी दिन इंटीग्रेटेड दिखा देंगे। तो 2 क्लास में कंप्लीट। उसका तीसरा आएगा कि भैया फिनेंस और कॉस्ट दोनों एक ही रिजल्ट देगा ना अलग रिजल्ट देगा? अलग देगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम अलग है। अब बट फाइनली दोनों में वैल्यू क्या आएगा? सेम। जैसे हम लोग बैंक बीआरएस पढ़ते हैं, पासबुक और हमारा कैश बुक में डिफरेंस आता है, क्योंकि कुछ टाइमिंग रहता है, कुछ एरर रहता है, कुछ गलती रहता है। तो कॉस्टिंग में मेथड अलग है, फिनेंस में मेथड अलग है। कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यूएशन अलग होता है, फिनेंस में स्टॉक वैल्यूएशन अलग होता है। जब हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड का एंट्री होता है फिनेंस में। कॉस्ट में सब नहीं होता है। तो भाई दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा क्या? नहीं। उन दोनों के प्रॉफिट को मैच कराना इज द रिकॉन्सिलेशन। और एग्जाम में लिख के रख लो, यहां से चाहे सीएमए का स्टूडेंट हो या सीए का, एक क्वेश्चन डालेगा ही, आइदर रिकॉन्सिलेशन नहीं तो लेजर। लेजर बहुत कम आता, रिकॉन्सिलेशन बहुत बार आया हुआ है। एंड सीएमए स्टूडेंट के लिए तो ये चैप्टर खुशखबरी वाला चैप्टर है। आएगा ना तो एकदम पूरा सॉलिड, कुछ भी काटा पीटी का जगह नहीं है, बस फॉर्मेट में बैठाएंगे, मार्क्स मिल जाएगा। या लेजर ओपन करना टाइम बर्बाद करेगा, बट लेजर आराम से बन जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग लेजर वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगली क्लास में आओगे